हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुमित मेश्राम, MBBS MD एनेस्थीसिया। मैं इस वीडियो में प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। क्या है प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप और क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप मतलब कि ऑपरेशन के पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया और सर्जरी के लिए फिटनेस मिलती है। उसमें पेशेंट की हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उसके बाद ही पेशेंट सर्जरी के लिए और एनेस्थीसिया के लिए फिट होता है। वो रहता है प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप। प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पेशेंट को अगर कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन जो है या रिस्क जो है वो कम कर सके। अगर पेशेंट को मेडिकली और साइकोलॉजिकली जो उसका डर है वो कम करने के लिए प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप इम्पोर्टेंट रहता है। प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप में अगर पेशेंट को कोई मेडिसिन चालू है तो और उसका वो मेडिसिन और एनेस्थीसिया देते समय जो मेडिसिन दिया जाता है एनेस्थीसिया के टाइम पे उसका ड्रग इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप इम्पोर्टेंट रहता है। बाद में आता है कि प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप की वजह से पेशेंट को अगर बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, थायराइड की शिकायत है तो उससे रिलेटेड वो कुछ ज़्यादा देर तक वो बीपी, शुगर, थायराइड और अदर कोमॉर्बिडिटी रहे तो उसके इफेक्ट दूसरे ऑर्गन को करता है। तो वो सब चीज़ें एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू देखना रहता है, इसलिए प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप इम्पोर्टेंट रहता है। प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप की वजह से अगर पेशेंट का बीपी ज़्यादा रहा तो ऑपरेशन के टाइम पे खून ज़्यादा बहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। पेशेंट का अगर शुगर अनकंट्रोल रहा तो अनकंट्रोल शुगर की वजह से सर्जरी के बाद जो जख्म जो सूखने का टाइम जो ज़्यादा लग सकता है या रीइन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं। पेशेंट को अगर थायराइड की हिस्ट्री है या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो थायराइड प्रोफाइल चेक किया जाता है, मतलब कि उसके थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल है, अबनॉर्मल है। उसके अकॉर्डिंग अगर पेशेंट की थायराइड हार्मोन नॉर्मल है तो ही रूटीन के लिए पेशेंट को पोस्ट किया जाता है। अगर अबनॉर्मल रहे तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिस्क और ज़्यादा बढ़ता है, थायराइड टॉक्सिकोसिस वगैरह और थायराइड स्ट्रोम रहता, जैसे कि पेशेंट को फीवर वगैरह आ सकता है। एनेस्थीसिया चेकअप की वजह से डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छे से बनता है। वो अच्छे से बॉन्डिंग होने की वजह से पेशेंट का प्रॉपर व्यू डाटा कलेक्शन करने में मदद होती है और उसकी वजह से पेशेंट कंसेंट और प्रॉपर कंसेंट काउंसलिंग होके प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप में प्रॉपर काउंसलिंग होती है और अंडर द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ग्रेडिंग अकॉर्डिंग पेशेंट को ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए फिटनेस मिलता है। प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप के लिए कुछ हिस्ट्री पूछी जाती है, जैसे कि हिस्ट्री में सबसे पहले आता है कि अगर उसको सांस से रिलेटेड कुछ तकलीफ है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम है तो उसका सर्दी, खांसी, जुकाम की वजह से उसका अपर एयरवे जो रहता है वो रिएक्टिव रहता, इन्फेक्शन रहता और उस टाइम पे रूटीन के जो सर्जरी है वो एनेस्थीसिया देने के लिए रिस्क रहता है। इसलिए उसको कंट्रोल में एंटीबायोटिक कवर करके 3 to 4 वीक्स पोस्टपोन किया जाता है और जब एंटीबायोटिक कवर होके फिर बाद में रूटीन के लिए पोस्ट किया जाता है। अगर पेशेंट को दमे की शिकायत है, निमोनिया है या टीबी की शिकायत है तो वो भी एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू रिस्क रहता है। तो ये सब चीज़ें नेबुलाइजेशन, एंटीबायोटिक, ये सब जो एंटीबायोटिक कवर होने के बाद ही एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस मिलता है। अगर पेशेंट को किसी दिल की शिकायत है, जैसे कि सांस दम लगना, सांस फूलना या दिल की बीमारी, दिल से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन हुए हैं, दिल की बीमारी से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन हुए हैं, दिल ज़्यादा धड़कना, ये सब चीज़ें, छाती में दर्द होना, ये सब चीज़ें अगर पेशेंट को है या पेशेंट का कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है दिल की बीमारी का तो कुछ मेडिकेशन चालू रहती है पेशेंट को, जैसे खून पतले होने की मेडिकेशन चालू रहती, तो वो सब चीज़ें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को देखनी पड़ती है। अगर ये मेडिकेशन चालू रहेंगी तो फिर उसको वो मेडिकेशन कुछ देर के लिए, दिन के लिए बंद करनी पड़ती है और फिर उसके बाद ही एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस मिलता है। अगर पेशेंट को ब्रेन से रिलेटेड कुछ शिकायत है, जैसे कि झटके की बीमारी है या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चालू है तो वो मेडिकेशंस वो देखने पड़ते हैं कब तक चालू है और कौन से मेडिकेशन चालू रखना है, कौन से बंद करना है और कितने दिन तक चालू रखना है।
ये डिसाइड होता है। अगर कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशन चालू है तो उसका एनेस्थीसिया ड्रग से इंटरेक्शन भी हो सकता है, तो इसलिए वो कुछ मेडिकेशन बंद करना पड़ता है और कुछ चालू रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप में देखते हैं। बाद में अगर पेशेंट को कुछ पेट के से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो भी प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप में हिस्ट्री में पूछा जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट का वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, या ये सब चीज़ें प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप की हिस्ट्री में पूछा जाता है। बाद में आता है कि पेशेंट का अगर इससे पहले का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो ऑपरेशन के टाइम पे कौन सा एनेस्थीसिया दिया था, ऑपरेशन के टाइम पे फिर कोई कॉम्प्लिकेशन रिस्क वगैरह हुआ था क्या, वो भी उस हिस्ट्री में पूछा जाता है। अगर पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है क्या, वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि उस सिकल सेल डिसीज, थैलेसीमिया और अदर मेजर सर्जरी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री रह सकती है। तो ये सब चीज़ें, और उस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था तो कुछ ड्रग रिएक्शन वगैरह हुआ था क्या, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहती है। बाद में किसी चीज़ की एलर्जी है क्या, एलर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनेस्थीसिया देने के टाइम और एलर्जिक रिएक्शन बढ़ सकती है और पेशेंट का रिस्क बढ़ता है और पेशेंट की जान को और ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ड्रग एलर्जी हिस्ट्री और अदर एलर्जी हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट रहती है। बाद में पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, जैसे कि पेशेंट टोबैको च्यूअर है क्या, स्मोकर है क्या, या अल्कोहल ले रहा है क्या, फिर कब तक ले रहा है, कितने देर तक ले रहा है, या कंटिन्यू चालू है क्या। अगर पेशेंट स्मोकर है तो उसको स्मोकिंग जो है 8 वीक्स प्रायर सर्जरी स्टॉप करना पड़ता है। अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके फेफड़े खराब हुए रहते हैं, या उसकी वजह से एनेस्थीसिया रिस्क और बढ़ता है। तो 8 वीक प्रायर अगर उसने स्मोकिंग बंद किया तो वो रिस्क थोड़े बहुत प्रमाण में कम हो सकते हैं। अगर पेशेंट टोबैको च्यूअर है, गुटखा खा रहा है, तो उसकी वजह से जो एयरवे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ते हैं, क्योंकि उसका माउथ ओपनिंग जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से एनेस्थीसिया देने में प्रॉब्लम आता है। तो अल्कोहलिक है पेशेंट तो एनेस्थीसिया ड्रग से उसका इंटरेक्शन होके और रिस्क बढ़ता है। बाद में आता है कि फीमेल पेशेंट है तो कुछ स्पेशल हिस्ट्री पूछा जाता है, जैसे कि पेशेंट की मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आई थी, कितने दिन की है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, ये भी सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट रहता है। बाद में है कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उसके प्रीवियस प्रेगनेंसी नॉर्मल हुई थी, सीजर हुई थी, और कितने बच्चे हैं, नॉर्मल हुए थे, सीजर हुए थे, फिर उस सीजर हुआ था तो उस टाइम पे ऑपरेशन के टाइम पे भूल कैसे दी थी, तो वो भी एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट रहता है। और प्रीवियस सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन या रिस्क बढ़े थे क्या, ये भी देखा जाता है। अगर पेशेंट पीडियाट्रिक है, बच्चों है, तो उसमें भी स्पेशल हिस्ट्री पूछी जाती है, जैसे कि उसके नॉर्मल डिलीवरी हुई थी कि सीजर हुआ था, फिर वो बच्चा जब पैदा होते ही रोया था, नहीं रोया था, बाद में उसको इम्यूनाइजेशन वगैरह टीकाकरण वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको आईसीयू में वगैरह एडमिट किया था, कितना वेट था उस टाइम पे, ये सब चीज़ें हिस्ट्री में बच्चों के लिए स्पेसिफिक पूछा जाता है। ये सब हो गया हिस्ट्री के बारे में। बाद में आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट के वाइटल्स देखे जाते हैं। वाइटल्स में पेशेंट का पल्स रेट कितना है। नॉर्मली पल्स रेट जो है वो ग्रेटर देन 100 रहा तो टैकीकार्डिया रहता है, लेस देन 60 रहा तो ब्रैडीकार्डिया रहता है पल्स रेट। बाद में ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, सैचुरेशन देखा जाता है। उसके बाद आता है पैलर मतलब कि उसके बॉडी में ब्लड की मात्रा कितने है, वो क्लिनिकली एग्जामिन किया जाता है, उसको पैलर बोलते हैं। वो डिफरेंट साइट्स पे देखा जाता है, जैसे कि आई साइट्स में जैसे लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, बाद में टंग्स पे देखा जाता है, बाद में लिप में देखा जाता है, और नेल बेड्स और ओवर द पाम एरिया, ये अलग अलग साइट्स पे पैलर चेक किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी है वो डिसाइड कर सकते हैं बाय द क्लिनिकली। उसके बाद आता है एक साइनोसिस। साइनोसिस मतलब क्या? साइनोसिस मतलब कि उसकी बॉडी जो है नीली पड़ना, उसके बॉडी में ऑक्सीजन की पेशेंट के बॉडी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो पेशेंट की बॉडी नीली पड़ सकती है। मोस्टली जो बच्चों में जो है उनमें अगर बच्चों में अगर हार्ट का प्रॉब्लम रहा, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज, तो उनमें
जो है उनकी बॉडी नीली ज़्यादा मात्रा में पड़ सकती है, या ऑक्सीजन अगर कम हुआ तो बच्चा नीला पड़ सकता है। बाद में आता है इक्टरस। इक्टरस मतलब कि उस पेशेंट की बॉडी अगर पीली पड़ रही है अलग अलग साइड्स पे, वो अकॉर्डिंग टू उसका जो बिलिरुबिन रहता बॉडी में, जितना ज़्यादा बढ़ा उसके अकॉर्डिंग बॉडी पीली बनती है। मोस्टली प्राइमरी जो है पीला जो है आँखों पे देखा जाता है कि वो उसकी बॉडी में पीलिया कितना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो अगर पीलिया बढ़ता गया तो वो इक्टरस बढ़ता जाता है और पेशेंट को फिर जॉन्डिस के साइन सिम्टम्स दिखने लगते हैं। बाद में आता है एडिमा, मतलब कि स्वेलिंग, बॉडी में कितनी मतलब पैर स्वेलिंग है कि पोट फूला हुआ है कि चेहरे पे सूजन है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। ये सब किस में आता है, जैसे कि पेशेंट को अगर पैरों में सूजन है तो मे बी अलग अलग रीज़न होते हैं सूजन आने के, जैसे कि पेशेंट हार्ट फेलर है तो उसकी बॉडी पूरी सूजी हुई रहती है, लीवर फेलर है तो सूजी हुई रह सकती है, और किडनी का प्रॉब्लम रहा, किडनी फेलर रहा तो उसके पैर पे सूजन रह सकती है, चेहरा फूला हुआ रह सकता है। अगर पेशेंट को प्रोटीन की मात्रा बॉडी में कम रही तो हाइपोप्रोटीन की वजह से भी बॉडी में स्वेलिंग रह सकती है। बाद में आता है लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फ नोड्स जो रहते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ते हैं, जैसे कि टीबी में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन में देखा जाता है। ये जनरल एग्जामिनेशन होने के बाद कुछ सिस्टमिक एग्जामिनेशन किए जाते हैं, जैसे कि दिल बीमारी से रिलेटेड हार्ट साउंड सुने जाते हैं, जिसमें हार्ट साउंड S1 S2 रहते हैं जो नॉर्मल हार्ट साउंड है। अगर अबनॉर्मल हार्ट साउंड रहा है तो उसको मरमर कहते हैं, और वही साउंड्स फिर अकॉर्डिंग टू डिस्टिंग्विश किया जाता है। अगर पेशेंट को सांस से लेने से रिलेटेड कुछ तकलीफ है तो वो रेस्पिरेटरी साउंड सुने जाते हैं। वो कैसे है, मतलब क्लियर है कि कुछ एडवेंटिशियस साउंड, कुछ दूसरे साउंड्स सुनाई दे रहे हैं, जैसे कि अस्थमा में अलग अलग साउंड्स सुनाई देते हैं। अगर पेशेंट का स्पाज्म बैठा या इन्फेक्शन हुआ तो वो साउंड एंट्री वगैरह कम हो सकती है सांस लेने की वजह से। बाद में आता है पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चेक किया जाता है, मतलब कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, ओरिएंटेड है कि नहीं, वो टाइम प्लेस टू पर्सन्स सराउंडिंग, ये सब चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एग्जामिनेशन में देखा जाता है। अगर पेशेंट को पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कुछ एब्डोमिनल ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे लीवर, स्प्लीन, किडनी, ये वगैरह ऑर्गन्स पाल्पेबल भी रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है। इसके बाद कुछ एडिशनल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि नेक एग्जामिनेशन, ओरल कैविटी एग्जामिनेशन और स्पाइन एग्जामिनेशन। नेक एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि नेक की मूवमेंट कैसी है, नेक का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो एयरवे, ये सब एग्जामिनेशन एयरवे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, नेक एग्जामिनेशन में अगर पेशेंट को अगर बर्न कॉन्ट्रैक्चर से जला हुआ पार्ट है वहाँ पे और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वहाँ पे नेक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और उससे एयरवे रिलेटेड रिस्क बढ़ता है। तो अगर पेशेंट को टोबैको च्यूअर है तो माउथ ओपनिंग कम रह सकती है। अगर पेशेंट को ओरल मास रहा तो एयरवे रिलेटेड रिस्क बढ़ता है। पेशेंट को स्पाइन का एग्जामिनेशन किया जाता है। स्पाइन में देखा जाता है स्पाइन से में कई स्पाइन का अराउंडिंग स्किन इन्फेक्शन है कि नहीं, फिर स्पाइन का कर्वेचर कैसा है, नॉर्मल सेंट्रल कर्वेचर है कि वन साइडेड कर्वेचर, दैट इज लैटरल कर्वेचर से एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्पाइन से रिलेटेड डिसीज है, जैसे कि स्कोलियोसिस, स्काइपोस्कोलियोसिस, अलग अलग नाम दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसमें भी अगर ये सब प्रॉब्लम रहा स्पाइन से रिलेटेड तो और ज़्यादा रिस्क एनेस्थीसिया देने में रह सकता है। तो ये सब चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है। ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है, और हीमोग्लोबिन के हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि पेशेंट एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू, सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू फिट है कि नहीं, वो देखा जाता है।
उसके बाद आता है उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब अगर पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन रहता है। बाद में उसके प्लेटलेट काउंट देखे जाते हैं। अगर पेशेंट कुछ मेडिकेशन ले रहा है तो, या कुछ हिस्ट्री है, या कुछ किसी चीज़ की वजह से भी डेंगू वगैरह हुआ है, तो उसमें प्लेटलेट काउंट वगैरह कम होते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट कम हुए या उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो फिर रीजनल एनेस्थीसिया डिसीजन में डिसाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये सब चीज़ें कंप्लीट ब्लड काउंट में देखा जाता है। बाद में आता है कि उसके लीवर फंक्शन टेस्ट कैसा है। लीवर फंक्शन टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम जो एनेस्थीसिया ड्रग है जो मेटाबॉलिज्म लीवर में होते हैं, और उसकी वजह से लीवर फंक्शन टेस्ट इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है। उसके बाद आता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड में से किडनी फंक्शन टेस्ट ब्लड निकाला जाता है और किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि जो ड्रग एनेस्थीसिया के है ड्रग है जो एक्सक्रीट थ्रू किडनी होते हैं, इसकी वजह से किडनी फंक्शन टेस्ट का चेक किया जाता है कि ब्लड की वैल्यू जो है नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, और उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स डिसीजन में एनेस्थीसिया ड्रग डिसीजन में इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद है एक्सरे। एक्सरे इसलिए इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि अगर पेशेंट को किसी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया हुआ है, तो उस या अदर मैलिग्नेंसी है, तो वो उसकी वजह से पेशेंट को सांस से रिलेटेड तकलीफ रहेंगी, और उसकी वजह से फिर चेस्ट एक्सरे में देखा जाता है कि वो इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है कि क्या है। ये सब चीज़ें एक्सरे में रूल आउट होती है। उसके बाद आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस लिए? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अगर पेशेंट को छाती में दर्द है, या ज़्यादा दम लग सांस फूल रहा है, और हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर ईसीजी में रूल आउट किया जाता है कि उसका हार्ट रेट कैसा है, रिदम कैसा है, रेगुलर है, इरेगुलर है। ये सब चीज़ें ईसीजी में रूल आउट किए जाते हैं। अगर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी फाइंडिंग मिली तो, और पेशेंट को भी कुछ सिम्टम्स रहे, कंप्लेंट रहे, तो उसके बाद ही फिर स्पेसिफिक अदर इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि टूडी को एडवाइस किया जाता है। टूडी को इसलिए एडवाइस किया जाता है कि उसका हार्ट का जो फंक्शन है प्रॉपर कर रहा है कि नहीं वो देखा जाता है, उसके वॉल्स चेक किए जाते हैं। ये सब चीज़ें टूडी को में और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है। अगर पेशेंट को और अदर कोई कंप्लेंट्स है, जैसे कि पेट का से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अदर अबनॉर्मलिटी है होगी, तो और भी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट को एडवाइस करते हैं। ये सब चीज़ें एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट रहती है। ये सब होने के बाद पेशेंट की प्रॉपर व्यू से काउंसलिंग करके फिर कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट में प्रॉपरली सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क, एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रिस्क सब एक्सप्लेन किया जाता है, और पेशेंट और उसके रिलेटिव की कंसेंट लिया जाता है। ये होने के बाद पेशेंट को फिर पोस्ट किया जाता है सर्जरी के लिए। सर्जरी के दिन, जिस दिन पेशेंट को पोस्ट किया जाता है, उसके पहले पेशेंट को NBM, नील बाय माउथ, मतलब कि पेशेंट को फास्टिंग रखा जाता है कि 6 घंटे पहले पेशेंट ने कुछ भी खाया नहीं होना चाहिए, और 2 घंटे पहले पेशेंट ने पानी वगैरह कुछ भी पिया नहीं होना चाहिए। क्यों ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट रहती है? ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि अगर पेशेंट ने कुछ भी खाया होगा, पानी पिया होगा, तो उसकी वजह से अगर एनेस्थीसिया देते समय पेशेंट को जान को और ज़्यादा खतरा बढ़ता है। क्योंकि अगर पेशेंट ने खाने की वजह से या इनवैलिड हिस्ट्री देने की वजह से एनेस्थीसिया देते समय पेशेंट की जो खाया हुआ मटेरियल है वो सब पेट से बाहर निकल के वो लंग्स में या फेफड़ों में जा सकता है, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन बढ़ता है, और पेशेंट को जान को और ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें देखी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को फिटनेस, पेशेंट को फिटनेस देते हैं। उसके ग्रेडिंग रहते हैं, उसके ग्रेडिंग अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को सर्जरी और एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस मिलता है। ये सब हो गया प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।